प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, तालिबान की जो हुकूमत है, मुमकिना हुकूमत या आने वाली हुकूमत, उसके हवाले से बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं, बहुत से खदशात लोगों के जहनों में पाए जाते हैं और इस वक्त दुनिया भर की नज़रें अफगानिस्तान पर लगी हुई हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अफगानिस्तान की हुकूमत के पास या मुमकिना हुकूमत के पास या आने वाली हुकूमत के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो वो अपनी हुकूमत कैसे बनाएगी और कैसे चलाएगी। अफगानिस्तान को बगैर पैसों के कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि IMF ने फंड्स रोक रखे हैं या रोकने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी ने 43 करोड़ यूरोस की इमदाद जो है वो मुअत्तल कर दी है। अमेरिका ने अफगान सेंट्रल बैंक के $9.5 अरब के असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं? एक तो ये इकोनॉमिक चैलेंज है, दूसरा आईनी ढांचा क्या होगा अफगानिस्तान का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका आइन कैसे तैयार किया जाएगा, इसको किन उसूलों और किन कवानीन के मुताबिक चलाया जाएगा, क्या एक रिवायती तौर पर जिस तरह से ममालिक के आइन बनते हैं उस तरह से चलाया जाएगा, या तालिबान का आइन कुछ मुख्तलिफ होगा, और अगर मुख्तलिफ होगा तो कैसा होगा और क्या वो दुनिया भर को कबूल होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अफगानिस्तान और तालिबान की हुकूमत से जुड़े हुए हैं। फिर सोहेल शाहीन साहब का कहना यह है कि अफगानिस्तान में इलेक्शन का वक्त नहीं है, जामे हुकूमत ज़रूरी है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो हुकूमत किस फॉर्मूले पर बनाई जाएगी। तो बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में है, हुकूमतों के जहनों में है, इंटरनेशनल जो पावर्स है उनके जहनों में है, और इसलिए अभी वो किसी भी किस्म के ताल्लुकात का अफगानिस्तान के साथ ऐलान नहीं करना चाहते, बल्कि खामोशी से पहले देखना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और ये हुकूमत किस तर्ज पर चलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तालिबान के जहन में क्या है और वो हुकूमत कैसे बनाएंगे और कैसे चलाएंगे। यही हमारा आज का मौजू है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और ये तमाम पहलू जिन पर मैंने बात की है, इन तमाम पहलुओं को अपने अहाते गुफ्तगू में लाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया औरिया साहब। मजीद डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शाहिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजज़ियाकार हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी दिफाई तजज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक चैलेंज है क्या अफगानिस्तान के लिए? पैसे अगर नहीं होंगे अफगानिस्तान के पास तो कैसे हुकूमत चलाई जा सकती है? आप किस तरह से देख रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को अफगानिस्तान के इस वक्त? बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि तालिबान का अफगानिस्तान पर किसी मज़ाहमत के बगैर काबूज हो जाना एक बहुत तारीख़ी वाक़या है, और इसमें स्टेक्स जो हैं वो चीन के हैं, रूस के हैं, वस्त एशियाई रियासतों के हैं, और पाकिस्तान के हैं, और टर्की के हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसका जो मसला जो है वो न्यू ग्रेड गेम का है, क्योंकि जिसका महवर ये खत्ता होने जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है, भारत है और इसराइल हैं, जो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन ना हो, खाना जंगी हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें होती रहें। इस वक्त जो स्टेक है वो न्यू ग्रेड गेम का ये है कि चाइना सबसे बड़ा प्लेयर होगा इस वक्त, क्योंकि अमेरिका बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था कि चीन को वो कंटेन करे, और चीन जो है, हम ये देख रहे थे कि चीन अपनी माशी क़ुव्वत बढ़ा रहा है और उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में। दूसरा ये कि चीन के पास जो इस वक्त रिजर्व्स हैं वो $3,300 अरब के हैं, जो कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मजमूई रिजर्व से ज़्यादा हैं। तो चीन का जो स्टेक है वो इस वक्त ये चाहेगा, और वो कोशिश कर रहा था कि वो $1,000 अरब रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर में लगाना चाहता है। और चूँकि सीपैक उसका एक बड़ा अहम मंसूबा था, तो उनको तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं कि अगर उनके साथ अफगानिस्तान की हुकूमत के मामला तय करते हैं तो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेंगे, ताकि जो है इस रूट जो है ना वो खुल जाए, और अफगानिस्तान, वस्त एशियाई रियासतों और सारी दुनिया की ट्रेड, ये खित्ता एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट होने जा रहा है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये जो IMF ये थोड़ी, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें तो शायद ऐसा होने में तो शायद कुछ वक्त लगेगा ना। ये तो लेकिन सवाल ये है ना कि फौरी तौर पर क्या होगा, फौरी तौर पर जो पैसे चाहिए उसका क्या होगा? क्या अफगानिस्तान के खजाने में इतने पैसे मौजूद हैं कि सिस्टम को चलाने का आगाज किया जा सके? देखिए, मैं आपसे बता दूं, जिस तरीके से ये कुछ हुआ है, पहले उनका एक मुआहदा हो चुका था अमेरिका के साथ, लेकिन जो कुछ हुआ अमेरिका के तवक्कुआत के खिलाफ इस ज़बरदस्त जल्दबाजी में ये हो गया, तो उनका इरादा था कि यहाँ पर खाना जंगी होगी, ये सब चीज़ें जो है नहीं हो सकी, और एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। तो मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ, अगर चाइना और अमेरिका ये समझते हैं कि दोनों का इतना बड़ा स्टेक है, तो ये छोटी मोटी जो है वो पाबंदियाँ लगा देना या IMF कर्जा देना, ये बहुत मामूली बातें हैं।
जो मुल्क यहाँ पर बिलियन डॉलर्स की बातें कर रहे हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं होगा कि इसको दूर कर लें। मेरे ख्याल से इस पर जो सबसे बड़ा मसला होगा कि अमेरिका का जो न्यू ग्रेड गेम है जिसमें भारत को खित्ते की खालदस्ती दिलाना और जौहरी ताकत पाकिस्तान को कंटेन करना, ताकि रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों तक ये कॉरिडोर अगर बन जाता है तो पाकिस्तान को इतना जबरदस्त फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से उनका जो महवर है वो पाकिस्तान भी है इस वक्त चीन के साथ, और चीन के 3,300 अरब डॉलर के रिजल्ट्स हैं। तो इस वक्त हमें देखना ये है, इसके दूरस्थ नताइज तो बड़े मुस्बत निकलने की तवक्को सभी कर रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल सही है सर, लेकिन मेरा सवाल वो बुनियादी जो है वो मैं औरिया साहब आपके सामने रखूंगा, और वो बुनियादी सवाल जो ज़हनों में है कि जहां जर्मनी ने इमदाद मुअत्तल कर दी है 43 करोड़ यूरो की, अमेरिका ने तो खैर अफगान सेंट्रल बैंक के 9.5 अरब डॉलर के असासे ही मुंजमद करने का ऐलान कर दिया, और फिर IMF ने भी फंड्स रोकने का ऐलान कर दिया। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में औरिया साहब, और क्या पैसों के बगैर या आपके पास अगर हुकूमत चलाने के लिए आपके खजाने में कुछ भी नहीं हो तो अफगानिस्तान को चलाना कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग है? और उसमें जो आपके इत्तेहादी ममालिक है, जैसे चाइना का जिक्र कर रहे थे अभी डॉक्टर साहब, चाइना का क्या किरदार हो सकता है? देखिए, दुनिया की कोई मुल्क की इकोनॉमी जो है वो कर्जों के ऊपर नहीं चलती, ना किसी की इमदाद से चलती है, बल्कि उसकी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होते हैं उससे चला करती है। खेत और खलियान चलाते हैं वो इकोनॉमी, इंडस्ट्री चलाती है वो इकोनॉमी, इंटरनल टैक्सेशन चलाती है वो इकोनॉमी, डॉलर के बने हुए नोट नहीं चलाया करते कभी भी। ये कैफियत जितनी 1979 में ईरान पर आई थी, दुनिया ने सारे फंड रोक लिए थे। अब मैं ईरान में रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, तो जितने भी फंड रोक दिए, क्या उससे अफगानिस्तान के खेतों में गंदम उगना बंद हो गई? क्या गन्ना उगना बंद हो गया? क्या वहां पर और बहुत सारे काम खत्म हो गए? इससे सारा प्रोडक्ट जो निकलता है वो टैक्सेशन का एक सिस्टम बनाता है। 1996 से लेके 2001 तक तालिबान जो थे उनके ऊपर मुकम्मल दुनिया की कोई एड नहीं थी, उन्होंने मुल्क चलाया और मुल्क चलते हैं, मुल्क कर्जों से नहीं चलते। ये जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा। और ये सब क्या पहले से निजाम मौजूद है जिसको कंटिन्यू किया जाएगा? जैसे ये टैक्सेशन का निजाम आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये पहले से निजाम मौजूद है जिसको कंटिन्यू किया जाएगा? जी देखिए, उन्होंने ये जो पैसा किया था, ये उन्होंने एक आर्टिफिशियल किस्म की बर्डन क्रिएट किया हुआ था कि आपने इतने हॉक्स हेलीकॉप्टर लेने हैं, आपने इतने जहाज लेने हैं, आपने इतने फड़ा लेना है, आपने 3 लाख की इतनी फौज लेनी है जिसको $7,000 आपने देने हैं, आपने ये वो जो थे उसके पैसे थे जिसमें 50% वहां चले जाते थे। कर रहा था, तालिबान ये समझते ये है कि हमें 1 रुपए की जरूरत नहीं होगी। एक ये बात, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक बंद कर देगा, 75 साल तक रूस जो था वो IMF और वर्ल्ड बैंक से बाहर था, उसकी इकोनॉमी के साथ ताल्लुक नहीं था। वो बाजार से सोना खरीदते थे और बाजार से जाकर डॉलर खरीदते थे और अपने को जरूरत होती थी उसकी पेमेंट किया करते थे। तीसरा, चाइना और रशिया 2 मुल्क इस वक्त ऐसे हैं कि जिसके लिए अफगानिस्तान बहुत अहमियत इख्तियार कर सकता है। इस वक्त आप देखें, सियोल से ज्यादा कोई शहर तरक्की याफ्ता नजर आता है तो देखें चाइना के साथ तल्लुक है, चाइना की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अनपुक्त इकोनॉमी है, मैं सिंपल बताऊं आपको, हेलमंद का मार्बल अकेला जो जाएगा अगर पाकिस्तान के रास्ते आना शुरू हो जाए उसकी इकोनॉमी कर्ज कर जाती है। उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं, लिथियम सऊदी अरेबिया लिथियम कहा जाता है, यानी लिथियम वो चीज है जो जिस वक्त आपके सारे कंप्यूटर्स को चलाती है। वो कौन सा मुल्क है जो नहीं लेना चाहेगा? वो कौन सा इलाका है उसको जितना ईरानियों ने पेट्रोल बेचा हुआ, तो ये तो सवाल ही पर नहीं होता। यानी वो अलग देश वाकिफ नहीं जो कहते हैं कि मुल्क जो है वो सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक पाबंदियों से और सैंक्शन से चला करते हैं। कोई नहीं चला, मुल्क अपनी इंटरनल इकोनॉमी से चला करते हैं। जो खेत खलियान उगाता है, जो इंडस्ट्री काम करता है, उससे चला करते हैं। टोटल डिफीट हुई है उस पूरे के पूरे के अंदर, और इस वक्त वहां पर उनका कोई रास्ता नहीं है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान का कोई पड़ोसी उसके खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान खिलाफ, उज्बेकिस्तान खिलाफ नहीं है, ईरान खिलाफ नहीं है, उसके बाद चाइना खिलाफ नहीं है, कोई मुल्क, यानी वो तमाम सर उसको ताकत तक तशरीफ करने का तैयारा नहीं कर सकते। अच्छा, ये सारे जो है इंटर रिलेटेड इकोनॉमी है। दिल्ली डैम से आप बिजली वहां तक भेज सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका की डिक्टेशन को नहीं लेते, जो उनको नहीं मानते, क्रिश्चियन इंफ्लुएंस के तहत है।
मगरिब तक जिन्हें सख्त किया जा रहा है कि जाके अमेरिका चला गया, वो अफगान इकॉनमी पे अमेरिका के आने से पहले 1 रुपए का कर्जा नहीं था, तो वापस चले जाएंगे, उनको इस करने की जरूरत नहीं है। 1 रुपए का कर्जा नहीं था तालिबान रजीम के ऊपर, वो वापस चले जाएंगे। उनको क्या जरूरत है इस इकॉनमी की? उनको कोई जरूरत नहीं है इस इकॉनमी की, और दो वो पीसफुल तरीके से जिंदा रह सकते। महमूद शाह साहब, सुहेल शाहीन कहते हैं कि अफगानिस्तान में इलेक्शन का वक्त नहीं है और जामे हुकूमत बनाने की ज़रूरत है और नया आइन तैयार करना होगा। आपके ख्याल में ये कितना बड़ा चैलेंज है ब्रिगेडियर साहब? मेरे ख्याल में है ये बड़ा चैलेंज, लेकिन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मैंने जो सुना है तालिबान जो है उनकी अगले कुछ दिनों में वो कर रहे हैं कंधार के अंदर एक लोहे जरगा। ये उनके पास एक तारीखी इदारा है जहाँ पर आम लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और मेरे ख्याल में वहाँ पर बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं और अफगानिस्तान के मसाइल के बारे में। मेरे ख्याल में उनके ओपिनियन से आगे आइन बनाया जा सकता है। और जनरली ये बात की जाती थी कि जो मौजूदा आइन है ये अफगानिस्तान को सूट नहीं करता, ये अमेरिकन आइन की कॉपी है। और मेरे ख्याल में इसके अंदर ये है कि तमाम पावर सदर के पास। अफगानिस्तान चूँकि एक पहाड़ी इलाका है और दूर दूर इसके रीजन है, तो यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रीजन्स को, तो वो सिस्टम आसानी से चला जा सकता है। इस तरह का आइन इनको चाहिए। मेरे ख्याल में जहाँ तक आइन के बनाने का ताल्लुक है तो अफगानिस्तान के अंदर भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और मेरे ख्याल में हफ्ते के अंदर वो एक आइन तैयार कर सकते हैं उस किस्म का। तो मेरे ख्याल में ये आगे दिनों में ये अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं उनको काबुल पे कब्जा किए हुए, और मेरे ख्याल में ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये ओपन होंगे, तालिबान ये वो नहीं है जो पुराने थे, वो तो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अभी ये सारे पढ़े लिखे तालिबान है, इनकी लीडरशिप पढ़ी लिखी है, वो बात को समझती है और मेरे ख्याल में वो आगे चल पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये आइन भी बना लेंगे और फिर उस आइन के मुताबिक अगर उनको इलेक्शन करना पड़े तो करेंगे। अभी उनके पास 2 ऑप्शन थे, एक ये था कि इमीडिएटली वो करें, ये क्या कहते हैं इंतखाबात करें, लेकिन उन्होंने या ये है कि आइन बनाएं, तो इन्होंने आइन बनाने वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया है। मेरे ख्याल में जो अच्छी बात है, मेरे ख्याल में ये कर लेंगे, कोई मुश्किल इसमें मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं आगे जाके इस पर बात करता हूँ कि वो आइन कैसा होगा और क्या वो दुनिया को कबूल होगा, क्या जदीद दुनिया में जो आइन इस्तेमाल होते हैं उससे मिलता जुलता होगा, या एक ऐसा आइन होगा जो तालिबान की अपनी फ़िक्र की के मुताबिक होगा और वो दुनिया उस पर रिलेक्टेंट होगी। इस पर मैं बात आगे औरिया साहब से भी जाके करता हूँ, लेकिन पहले मुझे शायद अमीन साहब आपसे ये जानना है कि आपके ख्याल में दुनिया इस वक्त या इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनके रिलेक्टेंट होने की वजूहात क्या हैं? आपके ख्याल में क्या वो तालिबान और उनकी हुकूमत जो अभी कायम होने जा रही है उसको खामोशी से देखना चाहते हैं और उस पर नजरें गाड़ना चाहते हैं कि वो क्या होगी, उसका आउटकम क्या होगा और उसके बाद वो उसको तस्लीम करेंगे? आपके ख्याल में वो किन चीज़ों को, यानी किन पैरामीटर्स की बुनियाद पर वो इस हुकूमत को तस्लीम करेंगे? वो क्या इसमें से देखना चाहते हैं? जी शुक्रिया। मैं रूस में, सऊदी अरब में पाकिस्तान का साबिक़ सफ़ीर रहा हूँ और अफ़गानिस्तान में भी नायब सफ़ीर रहा हूँ। तो मैं अर्ज़ करूँगा इस बात से कि 2 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं हमारे लिए कि एक तो जो हमारे ख़िलाफ़ एक हम की एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट थी वहाँ पे अशरफ गनी की और उससे पहले हामिद करज़ई की, उसकी जगह तालिबान की हुकूमत आई है, जिसके बारे में हमें बहुत उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के बारे में दोस्ताना जज्बात रखते हैं। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक एक शिफ्ट है। हमारा वेस्टर्न एरिया जो हमारा साइड है वो एक लिहाज से महफूज हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया का वहाँ पे असर रसूख जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है और वहाँ पे जो कॉन्सुलेट्स है जहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती थी और चीज़ें होती थी वो भी इंशाल्लाह वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। तो 2 बड़े स्ट्रेटेजिक गेम्स पाकिस्तान को मिले हैं।
अब सवाल ये है कि वहाँ पे क्या होने वाला है और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या जवाब रिएक्शन देगी। तो हर चीज़ मुनहसर है तालिबान के अपने रवैये पर। अगर वो कुछ मैच्योरिटी दिखाते हैं, जैसे लोग समझते हैं कि नए तालिबान हैं, ठीक है, तो अगर वो मैच्योरिटी दिखाते हैं, फोरसाइट दिखाते हैं, एक ऐसी हुकूमत बनाते हैं जिसमें ना सिर्फ तालिबान बल्कि दीगर जो वहाँ पे इकाइयाँ हैं उनकी सही मानों में नुमाइंदगी होती है, टोकनिज्म नहीं कि उनका एक आदमी लेके 90% इक़्तिदार पे कब्जा रखा। चले एक लिहाज से उनकी फौकियत तो होगी, लेकिन 60%, 65%, 70% उनकी होनी चाहिए। बाकी जो नुमाइंदगी नॉर्दर्न इलाके जो हैं उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, उनकी होनी चाहिए। अगर वो फिरास दिली दिखाते हैं और बाकी ऐसी हुकूमत बनाते हैं तो मैं समझता हूँ अब अफगानिस्तान में अमन होगा, स्टेबिलिटी आएगी और इंटरनेशनल रिकग्निशन भी आएगी। साथ में जो उनका ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड माजी का तो अच्छा नहीं था, अब वो कहते हैं कि नहीं हम औरतों को भी इजाज़त देंगे तालीम की और नौकरी करने की और माइनॉरिटीज़ को भी ठीक रखेंगे और अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर वो वाकई ये करते हैं तो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी आएगी। लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए है, अभी वक्त आएगा। अभी मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अभी कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता, कम से कम 1 महीना गुजरने दें, उसके बाद ये अंदाज़ा होगा कि उनके अमल और उनके जो कौल है उसमें कोई तजाद तो नहीं है। और मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का कंसर्न ये होगा कि कम से कम एक उनकी तरफ से पुख्ता एक यकीन दहानी की जाए कि TTP जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वो पाकिस्तान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके अड्डे वहाँ ख़त्म किए जाएँ। इसके बारे में बिल्कुल पक्का पाकिस्तान को यकीन दिलाया जाए, तभी हमें इत्मीनान होगा कि अब हालात मामूल पे आएंगे। अगर सब कुछ ये तालिबान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उनका अमल क्या है। ज़बानी बातें तो उन्होंने अच्छी बातें की हैं, लेकिन वक्त ही बताएगा कि किस हद तक वो कायम रहेंगे। इन द मीन टाइम आपने देखा कि उनके मुखालिफ जज्बात भी वहाँ पे सामने आ रहे हैं। कई मुल्कों में मुजाहरे हुए हैं झंडे के इशू के ऊपर। पंजशीर वैली में अहमद शाह मसूद के बेटे ने बगावत का ऐलान किया है। तो ये हालात मखदूश हैं। फिर आपने देखा काबुल एयरपोर्ट पर क्या हालत है, लोग बेकरार हैं मुल्क छोड़ने के लिए, मालूम होता है अपनी जान दे देंगे मुल्क छोड़ने के लिए। तो गोया कि उनकी मकबूलियत जो है जिसके बारे में आम तस्वुर किया जाता है वो इतनी मकबूलियत नहीं है, वरना लोग क्यों मारे जा रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पे पहुंच के बाहर निकलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस बात को की तरफ इशारा करती हैं। ज़रा ठंडे दिल से गौर करें कि क्या होने वाला है, उसके बाद नतीजे निकालें। बिल्कुल सही है सर। ये जो आपने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किए हैं, एक तो जो आपने कहा कि रवैया और मैच्योरिटी देखना पड़ेगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक जिसे तालिबान या दुनिया मैच्योरिटी कह रही है, उसे हो सकता है कि तालिबान जो है वो अपनी नॉर्म्स कह रहे हों। तो इस पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, फिर आपने जो कहा कि मकबूलियत इतनी ज़्यादा नहीं है, क्या औरिया साहब की भी इस पर यही राय है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और ये सब 2-3 चीजें अब जमा हो गई। एक तो अभी बात हो रही थी कि तालिबान का दुनिया रवैया और मैच्योरिटी देखना चाहती है। अब हो सकता है कि जैसे दुनिया इमेच्योरिटी से ताबीर करे, तालिबान उसको अपनी वैल्यूज कहते हों, तो इसको डिफाइन कौन और कैसे करेगा कि रवैया और मैच्योरिटी कौन सी काबिल कबूल है और कौन सी काबिल कबूल नहीं है। दूसरा, कहा गया कि उनकी काबुल में इतनी मकबूलियत नहीं है, वरना लोग बेकरार ना होते काबुल छोड़ने के लिए। आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो काबुल एयरपोर्ट पे लोग हैं, ये वो 20,000 लोग हैं जो उनके साथ अमेरिकन के साथ काम करते थे। आज से तकरीबन 4 हफ्ते पहले कांग्रेस में बकायदा इजलास बुलाया गया, जिसमें ब्लिंकन को बुलाया गया कि ये 20,000 एप्लीकेशन हमारे पास पहुंची हैं, ये लोग हमारे वफादार थे, तो निकालो और फौरन वीजा जारी करो। तुमने ये क्या किया हुआ है? अच्छा, उसका ऑर्डर किए गए। अब उनको निकालने का मसला बना हुआ है। ये हैं वो लोग, काबुल में जो लोग जानते हैं, आप उनकी तस्वीरें देखें, टाइयां लगी हुई हैं, सूट पहने हुए हैं। ये वो लोग हैं कि जो अशरफ गनी के साथ, करजई के साथ, कोई लंदन से आया था, कोई अमेरिका से आया था, कोई जर्मनी से आया था। ये वो लोग गुज़श्ता 40 साल से एक कोर ग्रुप बन चुका हुआ है जो फॉरेनर के साथ होता है। वरना काबुल का आम आदमी तो वहाँ स्कूलों में जा रहा है, काबुल का आम आदमी तो वहाँ दुकानों में बैठा हुआ है, काबुल का आम आदमी तो वहाँ शहर में घूम रहा है। तो ये एक प्रोपेगेंडा कि जी वो जो 25 एयरपोर्ट पर कितने लोग हैं। काबुल शहर 50 लाख का शहर बन चुका हुआ है, क्या वहाँ 50 लाख लोग थे? एक तो बात यह है कि एक बात केस को तय करें कि वो लोग हैं।
और ये हमेशा से रहे हैं काबुल में और हमेशा निकलते रहे हैं जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती रही। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पंजशेर का ताल्लुक है, पंजशेर वैली जो थी उस वक्त तक थी जब तक ताजिकिस्तान का बॉर्डर उसके साथ जो था वो लगा हुआ था। अब इस वक्त यह है कि वो इलाका है वो ताजिकिस्तान का बॉर्डर का वो तालिबान के कंट्रोल में है। अहमद शाह मसूद का बेटा जो है उसका भाई जो चचा अहमद वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो कहता है इंक्लूसिव गवर्नमेंट में आना है। अहमद शाह मसूद की हैसियत क्या है? और पंजशेर वैली में अगर बॉर्डर साथ आपके साथ का हो, आखोर का जो इलाका साथ का हो, आप तो को हिरन है उस वादी के अंदर, तो जब चाहेंगे छका के उसको मार देंगे। और कोई वहां पर रेजिस्टेंस नहीं हुई। कुंदूज का शहर तालिबान के पास है, जब रेजिस्टेंस होती थी कुंदूज का शहर नहीं होता। अब आते हैं अब आइन के पास। क्या आइन वही अच्छा होता है जो अमेरिका का होता है? चाइना का जो आइन है वो आलमी आइन के बिल्कुल मुख्तलिफ है, दुनिया ने कबूल नहीं किया हुआ। कोरिया का आइन है दुनिया के आइन से मुख्तलिफ है, दुनिया ने कबूल नहीं किया हुआ। ईरान का आइन है दुनिया के आइन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इजराइल का आइन ही नहीं है। 1948 में कहा था वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन अ बुक व्हिच हैज स्टेटस मोर देन तालमुद अल तौरा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल इज तौरा, इजराइल का आइन है। यानी आप तमाशा बनाया हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आती तबका निगारों की कि वो जो कबूल नहीं करेंगे। और शिकस्त खुर्दा लोग, मार खा के निकले हुए लोग, जिनको जो अपने 160 हेलीकॉप्टर हॉक्स नहीं बचा सके, इस तरह तालिबान के पास है जो दुनिया में सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है, वो लोग भी तो कबूल करेंगे। यानी जो शिकस्त खुर्दा लोग भी कोई टर्म डिक्टेट किया कराते हैं अपनी दुनिया में। यार कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, कोई इंटरनेशनल तहजीब होती है, कोई कौन? यानी आप समझे कि आज आपने इंडिया को शिकस्त दे दी और इंडिया कहेगा हम कश्मीर पे ये टर्म मेरी डिक्टेट करो। दुनिया के अंदर इस वक्त जो रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है और जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की, चाइना आखिरी आज चाइना के अखबार उठाए, चाइना के अखबार के अंदर 3 आर्टिकल छपे। उन्होंने कहा इट इज फिक्रा सुने उनका जो बड़ा जो उसका थिंक टैंक का आर्टिकल है, उसने कहा इट इज द डिफीट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मौजूदा जदीद मगरबी तहजीब में शिकस्त खाई है वहां पर। और उसने आर्टिकल पढ़े, उसने कहा उन्होंने साबित कर दिया है कि ये अब तहजीब चलने वाली नहीं है जो तुम बताते हो। अब 2 छेड़े बनाई हुई उनकी, एक औरत उनकी छेड़ बनाई हुई है, एक उनका मीडिया छेड़ बनाया हुआ है। मीडिया वाले हैं कितने वहां पर उसके काबिल शहर के अलावा, आप मुझे बताइए। फिर एक अजीब गरीब तबसरे हो रहे हैं, अमेरिका ने अपना हासिल कर लिया, उसामा बिन लादेन को मारना था, उसामा बिन लादेन को मारना उसका हदफ था। उठाए जरा बुश की तकरीरें उठाएं, उठाए जरा इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, इट्स सेट ऑन द लाइफस्टाइल। हमारे साथ हमारा ये है असल, जिसको असल में आपने हमारे साथ तबसरा। अब देखें 3 महीने पहले हम तबसरा करते थे वहाँ रिफ्यूजीज आएंगे, पाकिस्तान में ये होगा, पाकिस्तान बहुत एक रिफ्यूजी नहीं आया वहां से। उसके बाद ये होता था वहां से जनाब पाकिस्तान में हम वो हो जाएगा, फंडामेंटलिज्म आ जाएगा। कहाँ आया? हमारी दुकानें खुल जाएंगी एनजीओ की। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में कभी इतना खूबसूरत इतना पीसफुल सरेंडर हुआ है किसी भी जंग के बाद? फिर 834 साल के बाद, सलाउद्दीन अय्यूबी के बाद दुनिया में इतना बड़ा पार्डन किया किसी ने? 20 साल जिन लोगों ने गलत देखा, जिन लोगों के, उन सबको माफ कर दिया। यानी शक के अलावा कोई तालिबान में नजर ही नहीं आ रहा। सही है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन सर एक और सवाल जो मैं रखना चाहता हूं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के सामने। डॉक्टर साहब, अगर दुनिया, हम सपोज करते हैं कि फौरी तौर पर तालिबान की हुकूमत को कबूल नहीं करती फॉर नेक्स्ट 1 ईयर और सो, आपके ख्याल में हम महज़ब दुनिया में ये समझते हैं कि जी किसी मुल्क को ऊपर पाबंदियां लगा के उसको आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया, जी उसके साथ तिजारत नहीं होगी, वो मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। आपके ख्याल में अगर अफगानिस्तान के साथ ऐसा होता है कि उसको मुआशी तन्हाई का शिकार किया जाता है, तो ये मुआशी तन्हाई अफगानिस्तान की अगली हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगी? पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब 9/11 हुआ था उस वक्त जो अमेरिका के मकासद थे आज भी वही मकासद हैं, सिर्फ हिकमत अमली। जी, अब मकसद अब भी वही है। इजाफा ये है कि चाइना फैक्टर इमर्ज हो गया है और अब अमेरिका ये समझता है कि चाइना को कंटेन करने की कोशिशें उसकी नाकाम रही थी। और मैंने माजी में कई मरतबा कहा कि चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका माइनस वॉर किसी हद तक भी जा सकता है, यानी वॉर कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्ट है। चीन को इस बात का एहसास है। आज जो ताकत है रिजर्व की, उसके जरिए वो अपने आप को आलमी दुनिया में हिस्से में और 1000 अरब डॉलर के रिजर्व एक्स्ट्रा उसके पास हैं, जिनको दुनिया में इन्वेस्ट करके आलमी मालियाती निज़ाम में और इन मुल्कों में अपना जो है वो सिक्का जमा सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये कि असल बात यह है कि वहाँ की जो हुकूमत है वो क्या करती है। अगर वो ये कहते हैं कि हमारे इंसानी हुकूक हम पामाल नहीं कर रहे और अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे,
और भारत को तो पहले ही रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराए, तो दुनिया के पास कोई जवाब नहीं रहता कि वो उनको ऊपर सैंक्शंस लगाए। लेकिन बेफर्ज माहौल कर लें अमेरिका के दबाव पर, और वो इस किस्म की कोई कोशिश करते हैं, तो मैं अब भी ये समझता हूँ कि चीन, रूस, वस्त एशियाई रियासतें और पाकिस्तान और टर्की ये किसी कीमत पर ये नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे अपने मुफाद में है। क्योंकि अमेरिका मेरे ख्याल से इस वक्त अफगानिस्तान से ज्यादा चीन को कंटेन करना और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, ये उसके बड़े मकासद हैं। अफगानिस्तान जरूर बीच में है, लेकिन उसके मकासद कुछ और हैं। न्यूक्लियर पाकिस्तान को रोकना, तो अगर इस तरह से हम सोचते हैं तो मैं नहीं समझता कि चीन, रूस, वस्त एशियाई रियासतें, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के होते हुए वो तन्हाई का शिकार हो सकता है। ऐसा कतई नहीं होगा। हाँ, अब सिर्फ अहम चीज ये है कि वहाँ की जो तालिबान की हुकूमत है वो अपने कार्ड की खूबसूरती से खेलते हैं। अगर कोई उनको ऊपर सैंक्शन लगाता है और चाइना वहाँ $1 अरब का प्लेसमेंट कर देता है, जैसे पाकिस्तान में कई $1 अरब के प्लेसमेंट किए हैं, तो बात खत्म हो जाती है। बात सिर्फ ये है कि चाइना अपना मुफाद देख रहा है, उसको इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है और अब भारत और अमेरिका और इसराइल मिलके एक तरफ होकर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल सही है, और आपने कहा कि ये 8-10 ममालिक जो हैं ये जुड़े हुए हैं, इनकी इकोनॉमिक जो स्ट्रैटेजी है या फिर तरजीहात हैं वो अफगानिस्तान के साथ और उस हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक और जो सवाल पैदा होता है, और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे हम कहते हैं कि ये तालिबान माजी के तालिबान से मुख्तलिफ हैं। आपने भी शायद कहा कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ये लोग पहले के निस्बत, और ज़्यादा जो है वो जदीद दुनिया के तकाज़ों को समझते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर दुनिया जो चीज़ देखना चाहती है वो ये है कि ख़वातीन के हवाले से पाबंदी का जो एतराज़ था पिछली मरतबा, वो पॉलिसी क्या होती है तालिबान की। फिर जो अदालतों का निज़ाम है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा दुनिया का। फिर जो सजाएं देने का तर्ज अमल है, या जिसको हम इस्लामी सजाएं कहते हैं, उस पर बड़ा एतराज़ दुनिया ने उठाया या उठाते हैं। तो आपके ख्याल में एक तो तालिबान की किन चीज़ों पर ज़्यादा दुनिया की नज़र है या देखना चाहते हैं, और इनमें आप क्या तब्दीली देखते हैं माजी की निस्बत? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो तालिबान उस वक्त आए थे तो हम उनको जानते थे, ये तो बेचारे वो थे जो जंग के अंदर किसी का बाजू कटा हुआ था, किसी की टांग कटी हुई थी, किसी की आंख नहीं थी। मुल्ला उमर का आपको याद है, मुल्ला दादुल्ला का आपको याद है, ये वहाँ पर मदरसों में पढ़ाते थे जंग के बाद, और कोई काम तो ये नहीं कर सकते थे, पढ़ाते थे। ये अचानक इकट्ठे हुए और उन्होंने तालिबान की तहरीक बनाई, और दूसरे मौलवी जो है उनसे ये घबराते थे, उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखते थे। मैं बल्कि यहाँ तक आपको बताऊं कि मौलाना फजलुर रहमान वहाँ जाना चाहते थे, उन्होंने उनसे मिलने से इनकार किया था। ये सियासी उलमा है, तो उस वक़्त के ये तालिबान थे, और जो भी कुछ उन्होंने किया वो दुनिया के सामने है। लेकिन उसके बाद अभी जो है, जो जयीद उलमा है वो इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो उनको दुनिया का निज़ाम का मालूम है, इस्लामी निज़ाम का मालूम है। ये जो इनका लीडर है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, और इसमें बाकी भी जो तालिबान है वो पढ़े लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के निज़ामों को भी जानते हैं, और अपना जो निज़ाम ये बनाना चाहते हैं उनके बारे में भी इनके ख्यालात बिल्कुल क्लियर है, कैसे ये इकट्ठे होते हैं और उसको एक आइन के तौर के ऊपर इसको लाते हैं। तो ये उनसे मुख्तलिफ है, और ये मेरे ख्याल में दुनिया को समझते हैं और उसके लिहाज से जाएंगे। आपने जितने भी खदशात का इजहार किया बाकी सवालों में, उसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। अफगानिस्तान की इकोनॉमी इनफॉर्मल है, उनके गवर्नमेंट के पास जो है वो सही फिगर्स नहीं है। मिसाल के तौर पे हम उनसे बात करते रहते हैं कि आपको कितनी गंदम चाहिए, आप हमें बता दें, और इतनी गंदम हम अलहदा करके आपके हवाले करेंगे, आपको भेज दिया करेंगे। और उनके पास नहीं है। आम लोग जो मार्केट में उनके तजारत पेशा लोग हैं, वो पाकिस्तान आते हैं, इधर मार्केट में वो गंदम खरीदते हैं और ले जाते हैं वहाँ पर। इसी तरह बाकी चीज़ें भी, तो इनकी गवर्नमेंट या इनकी जो आवाम है, ये इंशाल्लाह इसी इमदाद पे चलते रहेंगे। आपने कहा कि बाकी लोग इनको कर्जे नहीं देंगे, वो नहीं देंगे,
तो ये तिजारत दुनिया के साथ नहीं कर सकेंगे। अफगानिस्तान के अवाम यहाँ से लेके बंगाल तक जाते हैं, तिजारत करते हैं। ये इंडिविजुअली जो है वो तिजारत करते रहते हैं। पाकिस्तान में इतने ज्यादा है, यहाँ से ये अमेरिका के साथ तिजारत करते हैं और वो मैन टू मैन बेसिस के ऊपर जो है इनके वहाँ पर लोग हैं और बाकी दुनिया में लोग हैं। तो इंशाल्लाह ये जो सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान को मफलूज कर सकेंगे, मेरे ख्याल में वो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही है ब्रिगेड साहब, लेकिन जो आपने कहा प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं, मैं शाहिद अमीन साहब, शामिल कुरैशी साहब ने भी कहा कि अमन मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो स्पॉयलर का किरदार अदा कर रही हैं और उसके लिए मुतहरिक हैं। तो मेरा सवाल यह है कि एक तो ये कौन सी कुव्वतें हैं, और बज़ाहिर फौरी तौर पर हमारे जहन में इंडिया अमेरिका का नाम आता है, यही है, और दूसरा ये कि वो अमली तौर पर क्या कर रही हैं स्पॉयलर का किरदार अदा करने के लिए, यानी उनके कौन से अमल हैं जिसकी बुनियाद पर हम कहेंगे कि ये देखिए ये एक्ट है जिसकी वजह से ये स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक तो अभी तक वहाँ पे कोई हुकूमत नहीं बनी है, उसमें जो भी मुश्किलात हैं हमें इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए तालिबान का कि ऐसी हुकूमत बनाएं जिसमें सब इलाकों को, ख़ास तौर पे जो वहाँ पे नॉन पख्तून हैं, उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, उनकी मुनासिब नुमाइंदगी, मीनिंगफुल नुमाइंदगी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। अब तक आपने नोटिस किया है किसी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं किया है, बल्कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का तो रेजोल्यूशन ये है कि इन्होंने ताकत के ज़रिए से अगर कब्जा किया काबुल पे जैसा कि हुआ है तो फिर इनको रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो मैं नहीं समझता फौरी तौर पे ऐसा होने वाला है। मैं रूस में भी सफ़ीर रहा हूँ, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं ये सब की सब इस्लामी इंतहा पसंदी के शदीद मुखालिफ हैं। बुनियादी तौर पे इनके हुक्मरान वही हैं जो कम्युनिस्ट पीरियड के लोग थे। ये सेकुलर किस्म की सोच रखते हैं और इस्लामी इंतहा पसंदों से इनको बड़ा ख़तरा है। तो गालिबन उनका भी तालिबान हुकूमत के बारे में एक मनफी रवैया होगा। ये तो सही है कि रूस और चीन की तरफ से कुछ मस्बत इशारे आ रहे हैं, लेकिन बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे। जब तक कि तालिबान ये बात साबित ना करें, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कसीरुल जमात एक हुकूमत बनाई जाए, का लिहाज किया जाए, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो हर चीज़ तालिबान के अपने रवैये पे डिपेंड करती है। फौरी तौर पे इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिलेगी और मुझे तो ऐसा ही नज़र आता है कि अगर 2-4 मुल्कों के अलावा और मुल्क इनको तो रिकग्नाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भी आपको नोटिस किया होगा अभी तक रिकग्निशन की तरफ कोई बात नहीं की है हमने, बल्कि ये कहा है कि हम औरों के साथ मुशावरत करके मुश्तरका फैसला करेंगे। इसका मतलब है पाकिस्तान तनहा कोई फैसला नहीं करने वाला और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि तालिबान की तरफ से पक्की यकीन दहानी होनी चाहिए कि TTP और अलकायदा और इस टाइप के अनासर जो हैं उनको उनकी सरजमीन पे कोई कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देंगे, बल्कि TTP को बिल्कुल बंद कर देंगे। आप उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार करके या अलग करके उनको रखा जाएगा। बिल्कुल सही है शाहिद अमीन साहब। और इस पर सवाल अब ये पैदा होता है जो मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद उठाता हूं, और सवाल ये है कि अगर इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिलती तो तालिबान के लिए या अगली हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या होंगे, और अगर इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिलती तो क्या पाकिस्तान के लिए आसान होगा कि उसको रिकग्नाइज कर ले? एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामिद कहते हैं। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, जो सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले उठाया कि अगर इंटरनेशनल रिकग्निशन तालिबान को नहीं मिलती तो क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरा यह है कि क्या पाकिस्तान के लिए आसान रहेगा कि वो दुनिया की परवाह किए बगैर अफगानिस्तान को तस्लीम कर ले हुकूमत को? मेरे ख्याल में एक तो ये है कि तालिबान जो है वो बहुत हाई प्रायोरिटी में इस चीज़ को ले रहे हैं कि उनको रिकग्निशन और लेजिटमेसी मिले, और इसलिए इनके जितने भी एक्शंस है, चाहे वो उनके बयानात है, चाहे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो दुनिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है और वो ऐसी हुकूमत लाने की कोशिश में है जो बिल्कुल दुनिया के जो रिवाज हैं उसके मुताबिक हों। तो मैं समझता हूँ कि उनको रिकग्निशन मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिलती तो दुनिया के रिकग्निशन होने से या ना होने से एक मुल्क नहीं टूटता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी पाकिस्तान भी उनको रिकग्नाइज नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, मुल्क तो चलता रहेगा। और क्योंकि हमारे उनके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात है, कॉमन बॉर्डर है। पाकिस्तान करेगा क्या नहीं करेगा सर? आप जी
नहीं करेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है, मेरा सवाल ये था कि अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दुनिया तस्लीम नहीं करती, पाकिस्तान में नहीं करेगा? या नहीं करेगा, इसलिए पाकिस्तान ने ये पहले से ऐलान किया हुआ है। पहले जो इनकी हुकूमत थी, जो कि मेरे ख्याल में 6 साल कितनी 5 साल चलती रही, तो उस वक्त दुनिया की रिकॉग्निशन नहीं थी, पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था। शायद हमारे कहने के ऊपर यूएई ने रिकॉग्नाइज किया था या सऊदी अरब ने किया था। यही 3-4 मुल्क थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, बाकी दुनिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। लेकिन इस वक्त हमने सोच लिया है कि अगर उस तरह के हालात हो तो हमें भी रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके इल्ज़ामात हमारे ऊपर आते हैं। यानी हम को तस्वर किया जाता है कि हम ये तालिबान के स्पॉन्सर हैं, उनको मदद पहुंचाते हैं, और हमारी वजह से तो हम उस इल्ज़ाम और इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इंटरनेशनल पावर्स इस्तेमाल भी करेंगे। बिल्कुल कर रही हैं, तो इसलिए पाकिस्तान बिल्कुल सही है सर। मैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब मुख्तसरन एक छोटा सा सवाल। जी सही है डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी की जो बुनियाद है वो क्या है? वो तिजारत है या वो क्या होगी? इनफैक्ट वो तिजारत होगी, वो काश्तकारी होगी, वो इमदाद होगी, वो सनत होगी, वो क्या होगी आपके ख्याल में? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बात ये थी कि इस पर जो सूरत हाल बन रही है, गवादर पोर्ट है, सीटेक है, वेस्ट एशियाई रियासतें हैं, तो दुनिया की तिजारत का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरेगा, और उसका जो कमीशन होगा वो इतना ज़बरदस्त होगा जिससे अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं है। ये ज़बरदस्त रूट बनने वाला है। चीन की सारी बरामदात, हमारी अपनी वेस्ट एशियाई रियासतों की, और ये कमोडिटी के ये सब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है, और मेरे ख्याल से अमेरिका को इस बात का एहसास है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अगर तालिबान इस बात का ऐलान कर देते हैं, जो कि उन्होंने किया है, कि वो वसी और बुनियाद हुकूमत बनाएंगे, अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, यानी हमारी मगरबी सरहद भी महफूज हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ख़वातीन का और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो दुनिया के पास कोई जवाब नहीं रहता कि उनको तस्लीम ना करें वसी और बुनियाद हुकूमत बनने के बाद। और अगर चीन और रूस तस्लीम करने की तरफ जाते हैं तो मेरे अपने ख्याल से पाकिस्तान को साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारी मगरबी सरहदों का मामला है। हिंदुस्तान को टोटली आउट हो जाएगा पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने से, और अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि न्यू ग्रेड गेम के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करे और चाइना को कंटेन करे। इस वक्त जो कुछ स्टेक्स हैं वो पाकिस्तान और चीन के लिए इतने जबरदस्त हैं जिसका इमेजिन करना मुश्किल है। थोड़ा सा हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, और इसमें ज्यादा खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो हमें बचाया हुआ है, चीन ने बचाया है, कई अरब डॉलर हमारे पास प्लेस किए हुए हैं, तो हमें चीन और रूस अगर करते हैं तो फौरी तौर पर हमें उनके साथ जो है वो तस्लीम कर लेना चाहिए, इन बुनियादी शराइत के साथ जिनको मैंने कहा है। वरना खुदा न खास्ता अमेरिका पहले से तय है कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, मईशत को कमजोर करना चाहता है। अगर तालिबान भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं किसी वजह से, तो हम तो खत्ते में जो है फंस के रह जाएंगे। इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है, और मेरे ख्याल से हमने अभी तक अपने कार्ड्स अच्छे खेले हैं, और वैसा अगर ये चीज जारी रहती है तो तस्लीम करके अपने मुल्क के सरहदों को महफूज करें, अपनी मईशत को बेहतर बनाएं। चाइना के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करना और वेस्ट एशियाई रियासतें भी करेंगी, क्योंकि आपको पता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पे गैस लाइफ भी गुजरनी है। इस खित्ते के तमाम ममालिक में खुशहाली आने वाली है, जो अमेरिका की इस्तेमारियत के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। हमें इन चीजों को नजर बहुत सारी कुव्वतों के इंटरेस्ट है यहाँ पर, इसमें दुरुस्त है, बिल्कुल सही है सर। जहाँ हम रिकग्निशन की बात कर रहे हैं वहां पर शाहिद अमीन साहब, आपके ख्याल में 2-3 सिनेरियोज है ना। एक तो यह है कि इलेक्शन हो अफगानिस्तान में और इलेक्टेड हुकूमत, चाहे वो तालिबान की हो या एक इत्तेहादी हुकूमत हो। दूसरा यह है कि एक कसीरुल जमाती हुकूमत बना दी जाए जिसमें बाकी स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाए। तीसरा यह है कि तालिबान खुद अपनी हुकूमत बना दें। आपके ख्याल में कौन सा सिनेरियो जो है वो ज्यादा बेहतर लगता है या सूटेबल लगता है इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए? इलेक्टेड गवर्नमेंट या इलेक्शन के बगैर एक कसीरुल जमाती जो हुकूमत है, वसीउल बुनियाद हुकूमत, वो या कोई तीसरा ऑप्शन? कसीरुल जमाती हुकूमत, इलेक्शन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कसीरुल जमाती इसका मतलब है जिसमें उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा की मुनासिब नुमाइंदगी हो। ये नहीं कि 90% इक़्तिदार तालिबान के पास है और 10% दूसरों के पास है। अगर ऐसा होता है
तो मेरे ख्याल में मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, अमन व अमान आ जाएगा। वरना मुझे खदशा यह है कि कोई नई सिविल वॉर वहाँ पे शुरू होने वाली है अगर ऐसा नहीं किया गया। हमारा कौमी मफाद बिल्कुल यह है कि तालिबान की हुकूमत वहाँ पे कायम हो जो कि मुनासिब तरीके से हुकूमत को चला सके, इसमें तो कोई शुबा नहीं। तालिबान हुकूमत हमारे नुक्ते नज़र से अशरफ गनी की हुकूमत से कहीं बेहतर है, लेकिन बशर्ते कि वो अपने मुल्क में पजीराई हासिल करे, मुल्क में कोई खाना जंगी की कैफियत ना पैदा होने दे, और जो गैर मुल्क की मुँह में दहशत गर्दी करते हैं वो अनासर जिन्होंने वहाँ पे पनाह ली हुई है उनको हटाया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इस वक्त यही कोशिश है, इस वक्त जो वक्त आया हुआ है कि किसी तरीके से कोई एक सियासी समझौता हो जाए, उसके बाद मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और इंटरनेशनल रिकग्निशन वक्त के साथ आ जाएगी। दुनिया को कोई एतराज़ नहीं होगा अगर वहाँ अमन व अमान है और कसीरुल जमात हुकूमत बन जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान को दरपेश उस पर बात की है, और ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ऐसी हुकूमत की बात हो रही है जिसमें ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा कम्युनिटी के लोगों की मुनासिब नुमाइंदगी मौजूद हो, और एक ऐसी हुकूमत, और पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ रहा है कि एक ऐसी हुकूमत जो दुनिया भर के लिए जो है वो काबिल कबूल हो, वो ख़ुद तालिबान के मुफाद में भी होगी। और ऐसा लगता है कि तालिबान इसकी अहमियत को समझते हैं और शायद यही फार्मूला वहाँ पर बनने जा रहा है। इकनॉमिक जो चैलेंजेस हैं वो हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि अफगानिस्तान को चलाया ना जा सके। इसमें कई ममालिक अगर तिजारती एक्टिविटीज़ वहाँ पर शुरू करते हैं तो एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।